हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ने जाएंगे। हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पढ़ी थी तो वहां पे भी हमने अर्थमेटिक मीन्स पढ़ेंगे। कुछ कुछ वैसा ही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन्स लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या है कि क्या होने वाला है कि हमारे पास दो नंबर रहेंगे, ए और बी। ठीक है। और उनके बीच में हमें कुछ ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेट से उनका नाम हम दे देते हैं, हमने G1, G2, G3 और डैश 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 Gn। हमने n नंबर्स इंसर्ट करे हैं जिनके नाम G1, G2, G3, Gn है। ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, ये जो पूरी सीरीज है ये पूरी सीरीज कन्वर्ट हो जाती है एक जीपी में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो नंबर्स इंसर्ट करे हैं हमने, ये क्या कहलाए जाएंगे? ये हमारे कहलाए जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है। तो कभी भी दो नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने को बोले जा सकते हैं या उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो कितने होंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ज्योमेट्रिक मीन एक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन दो भी इंसर्ट किए जा सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन तीन भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना हो, या फिर ए और बी के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हो, या ए और बी के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन्स जो है इंसर्ट करने हैं। ठीक है। तो हम एन के लिए जनरल के लिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से 1 2 3 जितने भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं या जितनों का भी क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन के हिसाब से डील कर लेंगे। ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन जनरल सेंस में पढ़ते हैं। तो भाई अगर ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो इसकी कुछ कॉमन रेशो तो रही होगी। तो वो कॉमन रेशो कितनी है, पहले तो उसी की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, दो नंबर्स थे और उनके बीच में n नंबर्स और आ गए, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? वहां पे टोटल टर्म्स कितनी होगी हमारे पास? वहां पे टोटल टर्म्स, इस जीपी में टोटल टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी बन जाती हैं? वो हमारे पास बन जाती हैं n+2, क्योंकि n हमने इंसर्ट किए हैं और दो पहले ही थे। ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो लास्ट टर्म है जीपी की, ये इस जीपी की कौन से नंबर की टर्म है? ये इस जीपी की n+2th टर्म है। ठीक है। ये बात बोल सकते हैं। यहीं से हम जो है हम अपना कॉमन रेशियो की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं n+2th टर्म को देखता हूं इस जीपी की, और वो क्या मिलती है? बी मिलती है। ए और बी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे गिवन होंगे। ठीक है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर कितनी? एक कम। तो अगर मेरे को n+2th टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म इंटू आर और उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी? एक कम करनी पड़ेगी। n+2 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। और इज इक्वल टू बी, यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं, r की पावर n+1 जो है वो किसके इक्वल है? b/a के इक्वल है। और यहां से फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, r की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? b/a और 1/n+1 पावर। ठीक है। तो मैंने कहा था ये एक जीपी है और इसकी कुछ ना कुछ कॉमन टर्म तो होगी, और वो कॉमन टर्म हमने कितनी निकाल ली? जो दोनों नंबर थे बी और ए, उन दोनों को डिवाइड कर दिया और पावर में कितना कर दिया? 1/n+1। ठीक है। यानी कि मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं छोटा सा, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं 2 और 64 के बीच में, 2 और 64 के बीच में चार ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो बनेगी वो कॉमन रेशो कितनी बनेगी? 64 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और पावर कर दीजिए 1/n+1। n का मतलब है जितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करे हैं हमने, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। अब यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं? 4। तो 4 में एक ऐड कर दीजिए 1/5। तो 64/2 और इसकी पावर 1/5, ये कितना हो जाएगा? ये 32 की पावर 1/5 हो जाएगा। 32 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है, बाहर 1/5 है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो आने वाली है
वो कितनी आने वाली है, 2 आ जाएगी। कब, जब हमें 2 और 64 के बीच में चार ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करने हैं तो इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू निकल गई, तो अब बाकी सारी चीजें हटाते हैं यहां से। तो चलिए, आर की वैल्यू निकल गई है और इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे आर की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई एक बार हमें जीपी की फर्स्ट टर्म पता हो और उसकी कॉमन रेशियो पता हो, फिर तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें जीवन की, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की, जीवन की, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट है, लेकिन इस एपी में, इस सीरीज में कौन से नंबर की टर्म है, इस एपी में ये सेकंड नंबर की टर्म है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको जीवन को इस जीपी की सेकंड टर्म लिख सकता हूं, और जीपी की सेकंड टर्म कैसे निकलती है, ए इंटू आर, और ए तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आर हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे कैलकुलेट कर लिया है, आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है बी अपॉन ए और उसकी पावर 1 अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा n+1। ठीक है, G2 की अगर बात करें तो G2 की क्या होगी कहानी, भाई ये जो है इस जीपी में थर्ड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे जो टर्म होती है वो कैसे निकलती है, a इंटू आर स्क्वेयर करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए और पावर 2 अपॉन n+1। ठीक है, क्योंकि r का स्क्वेयर करना है तो r की वैल्यू रखेंगे और उसकी पावर 2 कर देंगे, होल स्क्वेयर कर देंगे उसका। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं G3 की बात करूं, G3 माने इस जीपी में फोर्थ नंबर पे टर्म है तो ये, और फोर्थ टर्म किसके इक्वल होती है, a इंटू आर क्यूब के इक्वल होगी। तो यानी कि a रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन n+1 और उसका क्यूब कर देंगे, तो ये हमारे थर्ड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इन सब में पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं तो कोई भी ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, nth ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो gn इज इक्वल टू, देखिए क्या रहने वाला है, a और उसके बगल में b अपॉन a और यहाँ पे n+1, और यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो इसको लिख सकते हैं n अपॉन n+1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, nth ज्योमेट्रिक मीन के लिए नीचे वाला फॉर्मूला और कॉमन रेशियो के लिए ये कोने वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये दोनों फॉर्मूले याद रखते हैं, आप समझते हैं कि कैसे आए हैं, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए भी हैं कैसे आए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने को बोला गया है वो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस बात का रिव्यू दे देता हूं कि मैंने इसको पकड़ा तो ये आर आ गया, और आर की हेल्प से फिर मैंने एक एक निकाला और उसमें पैटर्न ढूंढा तो वो आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए, अच्छा, कभी भी एपी और जीपी का क्वेश्चन आए और उसमें ऐसा लिखा हो देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, देयर आर 5 टर्म्स इन एन एपी, या फिर जीपी में ऐसा लिखा हो देयर आर 3 टर्म्स इन जीपी, देयर आर 5 टर्म्स इन जीपी, तो उनको अज्यूम करना पड़ता है ताकि हम इक्वेशंस बना सकें और क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो अज्यूम करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, तो पहले एपी के लिए बात कर लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और बात किसी चल रही है एपी की, तो उन तीनों टर्म्स को आप पता है क्या अज्यूम करना, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस फॉर्मेट में अज्यूम करना। भाई देखो, तीनों टर्म्स को आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, वैसे तो a प्लस डी और a प्लस 2d ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, ये भी तीनों एपी में ही है। बट प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों को अगर ऐड भी करोगे तो भी कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, और एक a और d दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनेगी आपकी। लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूं उसको उस फॉर्मेट में अज्यूम करते हो, और मान लो ऐसा दिया हुआ है कि एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू 10, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर इस फॉर्मेट में मानते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये d तो कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू तो आपने एक ही सेकंड में निकाल ली यहाँ से,
और अब आके जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे आप जो है बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो मिल गई ना एक ही स्टेप में हमें, तो इस तरीके से हेल्प करने वाला है। तो जब भी 3 टर्म्स दी हो तो इस फॉर्मेट में एज्यूम करिएगा, और याद रखिएगा यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस डी आने वाला है। ठीक है, डी मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया है। अगर आपको क्वेश्चन में 5 टर्म्स दी गई हैं, 4 टर्म्स की बात कर लेते हैं, 4 टर्म्स अगर दी गई हैं किसमें, एपी में, तो उन चारों टर्म्स को किस तरीके से एज्यूम करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इनको भी अगर मान लो चारों का सम दे रखा है, इन चारों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू जो भी वो सम 10 20 गिवन है वो आ जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया है वो कितना एज्यूम किया है, 2 टाइम्स ऑफ डी। इसमें से इसको माइनस करके देखिए 2d आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देखिए 2d आएगा, और इसमें से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो है ये यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आप इन सबको माइनस करके देखते हैं तो हर बार आपको क्या कॉमन डिफरेंस मिलेगा, 2d मिलेगा। ठीक है, तो 4 टर्म्स को अज्यूम करने का ये तरीका है। अच्छा, अगर 5 टर्म्स आ जाए, कभी कभी ही आएंगी, रेयर ही चांस है ऐसे कि 5 टर्म्स को अज्यूम करना पड़ जाए, तो 5 टर्म्स को आप अज्यूम करिएगा ऐसे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस मैंने अज्यूम किया है वो अगेन कितना किया है, d कॉमन डिफरेंस अज्यूम किया है। किसी भी आप माइनस करके देख सकते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d आएगा। अगेन यहाँ पे भी अगर 5 टर्म्स का सम गिवन है तो फटाक से सबको ऐड करके 5 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू वो सम आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d से प्लस d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एपी के लिए। अगर आपको एपी के लिए जूम करना है, यही काम अब हम देख लेते हैं कि अगर जीपी के लिए दिया हो, जीपी के लिए अगर 3 4 5 टर्म्स हमें एज्यूम करनी है तो वो किस फॉर्मेट में एज्यूम करनी है। ठीक है, तो अगर 3 टर्म्स की बात है तो वो हमें एज्यूम करनी है इस तरीके से, a अपॉन आर, a और a r से, और यहाँ पे मैंने जो कॉमन रेशियो एज्यूम की है वो कितनी एज्यूम की है, r एज्यूम की है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 टर्म्स आ जाती हैं, अब देखो 3 टर्म्स को अज्यूम करने से, ऐसा अज्यूम करने से ये फायदा होगा, ज्यादातर जीपी के क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया होता है, ऐसा दिया होता है क्वेश्चन कि 3 टर्म्स इन जीपी हैव प्रोडक्ट इज इक्वल टू 81, ऐसा कुछ दिया होता है। तो जब भी हम a अपॉन आर इंटू ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो r तो कैंसिल ही हो जाएगा, 81 आ जाएगा, a क्यूब की वैल्यू 81 आ जाएगी, क्यूब रूट करके a तो हमारा निकल ही गया है। ठीक है, एपी में ज्यादातर सम गिवन होता है, जीपी में ज्यादातर जो टर्म्स होती हैं वो प्रोडक्ट गिवन होता है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से एज्यूम करने में फायदा है, ताकि प्रोडक्ट गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा। अगर बात करें 4 टर्म्स की तो उनको ऐसे एज्यूम करना, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। यहाँ पे मैंने जो कॉमन रेशियो एज्यूम की है वो कितनी एज्यूम की है, आर स्क्वेयर एज्यूम की है। कॉमन रेशियो जो आपकी आएगी वो आर स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रेशियो होगी। आर कॉमन रेशियो मत लेना, इसमें आर स्क्वेयर की वैल्यू जो रहेगी, अगर आपका आर स्क्वेयर 4 है तो कॉमन रेशियो कितनी है आपकी, कॉमन रेशियो आपकी 4 रहेगी। ठीक है, चलिए, और फाइनली अगर 5 टर्म्स वाला केस आ जाए रेयरली कभी, तो आप उसको ऐसे एज्यूम करिएगा, a अपॉन आर स्क्वेयर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर। और यहाँ पे जो मैंने कॉमन रेशियो एज्यूम की है वो अगेन कितनी एज्यूम की है, r ही एज्यूम की है। ठीक है, तो इस तरीके से, इस फॉर्मेट से अगर आप एजम्पशन करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अदरवाइज जो है क्वेश्चन आप किसी और तरीके से एजम्पशंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाने वाला है फिर वहां पे। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38। अब 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था a अपॉन आर, a और ए आर मान लूंगा, इन तीनों का सम दिया हुआ है, यानी कि a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है।
एंड प्रोडक्ट इज दिस, तो इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है a अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। तो r से r कैंसिल हो जाता है, यहां से मेरे को मिलता है a क्यूब इज इक्वल टू 1728। ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूं कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 15 का क्यूब जो होता है 20 का जो क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है 2 2 4 2 8000, बहुत दूर चला गया है। ठीक है, तो 20 से तो नीचे ही रहेगा। अगर देखो यूनिट डिजिट पे फोकस करूं तो 12 के क्यूब में आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी कि 8 आएगा। 13 के क्यूब में जो है लास्ट में 7 आएगा। 14 के क्यूब में जो है 4 4 16 4 64 4 आएगा। 15 के क्यूब में जो है लास्ट में 5 आएगा। 16 के क्यूब में जो है लास्ट में जो है हमारे पास 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो एक बार 12 का क्यूब ट्राई करके देखते हैं, उसकी लास्ट डिजिट उसी की आ रही है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और उसको फिर से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1728 आ गया। ठीक है भाई, देखो क्यूब रूट आपको सारे अगर याद भी नहीं है तो ऐसे हिंट लगाना है। यूनिट डिजिट पे आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट पे हमारे पास 8 आना चाहिए, तो कौन से नंबर का क्यूब करें। पहले मैंने देख लिया 10 का क्यूब 1000 है, तो उसके ही लगभग करीब है। 20 का क्यूब तो 8000 बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में रखना है। तो 11 12 13 सबका क्यूब में लास्ट डिजिट जो 8 आने वाली है वो सिर्फ हमारी इसी की आने वाली है, 12 के क्यूब की ही आने वाली है। तो ये जो है 1728 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे 12 क्यूब की। अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। हमारे फर्स्ट टर्म जो है या जो ये कह सकते हैं ये जो मिडल टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन हमने नहीं यूज करी है, तो यानी कि ये इक्वेशन कहती है 12 अपॉन आर प्लस 12 इंटू आर इज इक्वल टू 38। अगर एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 38। आर को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 38 आर। सबको एक साइड लिखें तो 12 आर स्क्वेयर प्लस 12 आर माइनस 38 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 12 आर स्क्वेयर माइनस 26 आर और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये कि जो है 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से हमारे पास डिवाइड हो जाएगा तो 6 आर स्क्वेयर माइनस 13 आर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मिडल टर्म अगर हम स्प्लिट करें तो 6 कितना होता है 36। तो अगर हमें -13 को स्प्लिट करना हो तो -9 और -4 में स्प्लिट कर सकते हैं ताकि सम -13 आ जाए, प्रोडक्ट +36 आ जाए। तो यहाँ पे जो है ये हम लिख सकते हैं 6r स्क्वेयर -9r -4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर फर्स्ट दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन लें और r कॉमन लें तो हमें यहाँ में मिलता है 2r और यहाँ से मिलता है -3 और यहाँ से अगर हम माइनस और 2 कॉमन लें तो यहाँ से मिलता है 2r और -3 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बनेगी हमारे पास 3r - 2 और एक ब्रैकेट बनेगी हमारे पास 2r - 3 इज इक्वल टू 0। तो r की एक वैल्यू आती है 2/3 और r की एक वैल्यू आती है 3/2। ठीक है, तो r को कहाँ पे, यहाँ पे पुट करके और a को 12 पुट करके आप तीनों नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पुट करके देखिए, एक बार ये पुट करके देखिए, दोनों ही साइड से r के सेम नंबर आएंगे, तीनों नंबर जो है वो सेम आएंगे। मिडिल नंबर हमारा 12 पहले ही कैलकुलेट हो चुका है और r की वैल्यू या तो 2/3 या 3/2 यूज करके देख लीजिए, दोनों यूज करके देख लीजिए, तीनों नंबर सेम ही आएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ
सम ऑफ ऑल एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस। एक जीपी है, उसकी सभी एन टर्म्स का सम जो है एस है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स इज पी एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस अपॉन आर होल पावर एन। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस जो थोड़े बहुत, ये एनडीए का क्वेश्चन है, और जो इसके ऑप्शंस मेरे को थोड़े बहुत याद आ रहे हैं, वो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे कि पी स्क्वेयर या 2p या p की पावर n, या फिर ऐसे नन ऑफ दिस भी था शायद उसमें। ठीक है, तो कुछ ऐसे था उसमें। तो ये जो है कैसे कर सकते हैं भाई, देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी जीपी नहीं बताई गई है, सिर्फ जनरल टर्म्स में ही बात कर रहे हैं कि कोई जीपी है, उसकी एन टर्म्स का सम, उसकी एन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम, या उसकी सभी एन टर्म्स का प्रोडक्ट एस है, आर है, पी है, ये सब है। तो क्यों न हम अपनी ही साइड से कोई एक जीपी ले लें और उसमें एन टर्म्स भी ले लें, मान लो 3 टर्म्स ले लिया, 4 टर्म्स ले ली, और सभी टर्म्स का सम निकाल लें, वो एस के इक्वल रख दें। सभी टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम निकाल लें, वो आर के इक्वल रख दें। सभी टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल लें और वो पी के इक्वल रख दें। समझ रहे हैं आप बात? और फिर ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप जीपी मान लें, ये 1, 2, 4 और 8, ये मान लिया मैंने, ये हमारी जीपी है। ठीक है, और एन को मैं ले लेता हूं 4। भाई मेरे जीपी में 4 टर्म ही है बस टोटल। ठीक है, अब एस की बात कर लेते हैं। एस किसके इक्वल आएगा? 1 + 2 + 4 + 8 आएगा। 8 और 4 12 और 3 16 आ गई है। आर जो है वो किसके इक्वल आएगा? 1/2 + 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया। तो ये 8 + 4 + 2 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? यहाँ पे जो है 15 है, ये 15/8 है। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट ले लेते हैं p के इक्वल। p यानी कि 1 × 2 × 4 × 8, तो ये आ गया हमारे पास 64। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? s अपॉन r की पावर n। ठीक है, तो देखते हैं s अपॉन r की पावर। s कितना है भाई? s हमारे पास 15 है और r कितना है? 15 और 15 और इंटू में 8। ठीक है, 15/8 है ना, तो 15/8 का बाय 8 ऊपर चला जाएगा, और इसकी पावर n कितना लिया हमने? 4 लिया है। 15 से 15 कट जाएगा, 8 की पावर 4 आ जाएगा, 64 × 64 आ जाएगा। ठीक है, 8² × 8²। और अगर हम ये देखें तो ये तो p × p के इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं ये तो p² के इक्वल है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर सकते थे। ठीक है, अच्छा हाँ, बस 4 ऑप्शन में से हमारा यही ऑप्शन मैच हो गया। दूसरा तरीका ये है जो एनसीईआरटी वाला सीबीएसई वाला तरीका है, उसमें आप हर चीज को जनरल तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। वो ये है कि भाई आप जो है एक जीपी को मान लीजिए a + AR AR² डैश 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 nth टर्म क्या होगी? ARn-1। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? a + AR + AR² और प्लस 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 ARn-1। ठीक है, r आपका हो जाएगा 1/a + 1/AR + 1/AR² प्लस 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 1/AR की पावर n-1, और p कितना हो जाएगा? a × AR × AR² × ARn-1। ठीक है, इस तरीके से अब आप s/r और उसको डिवाइड करके उसकी पावर n सिंप्लीफाई करके देखेंगे, तब आपको फाइनली p² के इक्वल ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th में जो चैप्टर 8 है आपका, ठीक है, चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से है, उसकी एक्सरसाइज 8.3 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। 8.3 जो जीपी वाली एक्सरसाइज है, उसमें आप देखिए इसका आपको सॉल्यूशन या उसका इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। मे बी एग्जांपल्स में मिल जाए, मे बी एक्सरसाइज भी मिल जाए आपको। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। चलिए इस क्लास में, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। फिर हमारे जीपी के लगभग सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट
लेक्चर में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज इस आने वाले जो टॉपिक है इनको ध्यान से पढ़िए, और उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपना एपी पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि एचपी जो है वो टोटली हम एपी के मेथड से ही सोल्व करने वाले हैं। एचपी को नए फॉर्मूले नहीं बताऊंगा मैं कि उसमें एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, वो फॉर्मूला याद कर लो, वे उसके हैं फॉर्मूले, लेकिन मैं ये आपको दिखाऊंगा कि एचपी को एपी के तरीके से ही सोल्व किया जा सकता है। तो प्लीज आप अपनी पिछली क्लासेस को, चाहे आपको रिवाइंड करनी है, चाहे आपको कैसे भी करना है, रिवाइज करनी है, एपी जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आपकी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।